एक लॉयर बीइंग ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर कितना कमा सकता है? सी स्काई इज द लिमिट। आपका वन ऑफ द मेजर प्रैक्टिस एरिया इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो आजकल इससे रिलेटेड केस जो चर्चा में है वो है केजरीवाल का अरेस्ट। उसके बारे में आपकी क्या राय है? In my view, his arrest is also unconstitutional. अब वो बच्चा जो क्लियर नहीं कि मैं लॉ बोरी होने के बाद कॉर्पोरेट में जाऊँ या लिटिगेशन में जाऊँ, उसको अपना व्यू क्लियर करने के लिए कॉलेज टाइम में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो श्योर हो जाए और बाद में उसका टाइम वेस्ट ना हो? You must know everything about something and something about everything. क्या बात है। That is the key. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अनुज चौहान, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इनका प्राइमरी फोकस जो होता है व्हाइट कॉलर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो अनुज जी, जैसे कि हमें पता लगा आपके बारे में, आप एक फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और आपने बीबीए करा, फिर एमबीए करा, तो आपका लॉ में एकदम कैसे इंटरेस्ट आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो बीबीए एमबीए करने के बाद में इंटेंट तो हमेशा से यही था कि भाई फादर बिजनेस में है तो मुझे भी बिजनेस में जाना है। अब इनिशियली मैं जॉब सर्च करने के लिए निकला तो वहाँ पता लगा कि 15-20 हज़ार से ऊपर की कोई नौकरी नहीं है मार्केट के अंदर। मैंने एमबीए अपना इंटरनेशनल बिजनेस में किया था, तो वहाँ मेरे को क्लिक हुआ कि मेरे को एक ऐसी डिग्री की रिक्वायरमेंट है विच विल मेक मी सेल्फ सफिशिएंट। और मेरी मदर ने मेरे को एडवाइस किया कि बेटा लॉ कर। मैंने मदर की एडवाइस फॉलो करी, अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा एमआईटी यूनिवर्सिटी में। लकीली मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया एंड दिस इज हाउ आई जॉइंड लॉ। सर, जैसे कि आज के टाइम में हमें पता है कि अगर लॉ करने के बाद भी स्टार्टिंग की चेम्बर के अंदर सैलरी तो दिल्ली के अंदर सर कुछ इतनी ही होती है जितना आपकी बिजनेस के टाइम थी, तो हाउ यू ओवरकम दैट फेस? सी, सैलरी मनी इज अ बिग चैलेंज। ट्रू। व्हेन यू आर इनटू लिटिगेशन आपको पता रहना चाहिए कि हम एक तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। अब मेरा आई बिलीव मई या अप्रैल 2016 में मुझे मेरी डिग्री मिल गई और 4 महीने तक मैं खाली बैठा हुआ था। इट वॉज द डे ऑफ डिमोनेटाइजेशन, 8th of November 2016। मेरी मुलाकात मेरे मेंटर के साथ हुई। इट वॉज ए सेलेस्टियल डिजाइन दैट आई मेट हिम इन द सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर एम एन डुडेजा। मैंने जैसे ही उनको देखा मैं उनके पैरों में पड़ गया, सर मुझे अपने साथ रख लो। मैंने कहा सर मुझे 6 महीने का वक्त दे दो, अगर मैं अच्छा काम ना करूं आप मुझे मना कर देना, मैं चला जाऊंगा। सर ने इनिशियली बोला कि बेटा अभी नहीं, मतलब XYZ रीजन पे उन्होंने मुझे रेजिस्ट किया, पर मैं पीछे लग गया। एक दिन गया, दूसरे दिन हाई कोर्ट में सर के पास गया, तीसरे दिन फिर पहुंच गया। सर ने बोला यार तू तो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने कहा सर प्लीज 6 महीने का समय दे दो, एक मौका दे दो मुझे। तो उन्होंने मेरी बात को रखा और मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। मैंने सर के साथ आज भी एसोसिएटेड हूँ, लेकिन फुल टाइम में 2 साल काम किया, 2016 to 2018। ओके, तो सर ये आपका स्टार्टिंग का जो ये फेज था 2016-2018 के अंदर, तो व्हाट ऑल काइंड ऑफ वर्क यू यूज्ड टू डू? क्योंकि आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं, तो हाउ डिफिकल्ट वाज टू हैंडल द एक्सपेंसेस प्लस डू द लर्निंग पार्ट एज वेल? इनिशियली तो डिफिकल्टी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज और मतलब लिटिगेशन में एवरीबडी नोज कि इफ वी आर फोकसिंग ऑन द मनी वी विल नॉट गेट एनी लर्निंग, बट इफ वी फोकस ऑन द लर्निंग फर्स्ट देन अर्निंग इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। आपको जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, लॉ को क्लैरिफाई करोगे, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दोगे, उतना ऑटोमेटिकली आपकी क्लाइंटेज बनती चली जाएगी। मुझे मेरे सर ने यही एक मंत्र सिखाया कि बेटा लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 2 साल उन्होंने मुझे जो बोला, मैंने श्रद्धा के साथ हर एक वो काम किया। क्या बात मैं है। ड्राफ्टिंग करता था, गलतियां करता था, सर करेक्ट कराते थे, फिर धीमे धीमे गलतियां खत्म हो गई। आज की डेट में सर के आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से एक अच्छी प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी है। तो ये रीजन एक ही है कि इनिशियल डेज में ड्यूरिंग माय फॉर्मेटिव इयर्स मैंने अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पे फोकस किया। चलिए, मतलब सर ये तो है कि एक अच्छा मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर आज की डेट में जब हम लोग देखते हैं, सर आपने एक बुक भी लिखी है, द लॉ ऑफ ओपिनियंस, हैंड राइटिंग एंड वॉइस एविडेंस से रिलेटेड।
आपको फोर्ब्स इंडिया ने भी आपको अवार्ड दिया हुआ है। तो सर अगर हम ये बात करें कि व्हाट विल बी योर की अंडरटेकिंग्स, मतलब व्हाट विल बी योर की मंत्रा ऑफ लाइफ, कि हम लोग क्या एग्जैक्टली वो काम करें जिससे हम वो इनिशियल ईयर्स का जो स्ट्रगल है उसको हम ओवरकम कर पाए। देखो, जो मैंने किया मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। 2018 में जब मैं सर के ऑफिस से निकला और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बिल्ड करूँगा, उस समय पर मेरे पास एक भी फाइल नहीं थी। बस एक थॉट था, एक आइडिया था, एक इंस्पिरेशन थी, एक मोटिवेशन थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, सर की दुआएं थी कि और मैं निकल पड़ा। तो उस स्टेज पर मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर रखी थी कि मुझे काम लेना है। अब इनिशियली ऐसा तो है नहीं कि आप ऑफिस सेटअप करके बैठे और आपके पास क्लाइंटेज आ जाएगी, बिकॉज क्लाइंटेज इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस इन लिटिगेशन। यू विल नॉट गेट इट इन वन डे, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उस समय पर मैंने प्रो बोनो मैटर्स बहुत टेकअप किए, गरीबों की सेवा करी। आज तक का मेरे ऑफिस में परमात्मा की दया से एक रिकॉर्ड मैंने कायम किया है, फॉर वांट ऑफ मनी मैंने किसी गरीब को मना नहीं किया। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पैसे की वजह से किसी गरीब की केस को मैं मना ना भी करूं, मेरी कोशिश ये रहेगी। और अगर हम एक दफ़ा जितना ज़्यादा लिटिगेशन में अपने एक्सपीरियंस को गेन करते जाते हैं, नए नए स्टैट्यूट्स पे काम करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस जैसे जैसे डेवलप होता है, अपीयरेंसेस जैसे जैसे कोर्ट में बढ़ती चली जाती हैं। दैट्स अमेजिंग। बट सर मतलब आपको वो वहां पे तो एक्विटल मिला, लेकिन इट्स नॉट जस्ट वन मैन। आई गेस ये जो चीज हो रही है, फॉल्स रेप केसेस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, या फिर कंसेंशुअल है लेकिन वो जानबूझ के क्योंकि वो डिडंट वर्क आउट, तो फिर सर ये जो इतना राइज है इस समय, कैन देयर बी एनीथिंग जो हमारी जितनी भी मेल ऑडियंस है शायद उनके लिए कोई एडवाइस जो उनको शायद हेल्प करे टू गेट देमसेल्फ सेव्ड फ्रॉम दिस? सी, मैं एक आपको केस का एग्जांपल देता हूँ। यस सर। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ये केस आया था, मुझे साइटेशन ध्यान नहीं आ रही, बट आई थिंक संजीव भारती था। तो उस केस में क्या हुआ, द बॉय वाज मैरिड एंड इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द गर्ल दैट द बॉय विद whom she is into relation is a married person. Okay. Later on when the boy was not able to marry the girl, उसने प्रॉमिस किया होगा कि भाई मैं शादी करूंगा, लड़की ने जाके रेप का केस कर दिया पुलिस में, मैटर चार्जशीट फाइल हो गई, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने क्वॉशिंग पिटीशन में आया अंडर कंसिडरेशन। दिल्ली हाई कोर्ट सेड व्हेन द बॉय वाज ऑलरेडी मैरिड देयर वाज नो ओकेजन फॉर द गर्ल टू बिलीव that this boy can marry her also, because second marriage under the Hindu law is not permissible. Correct. It's a void marriage. And Honorable Delhi High Court quashed the proceedings. Okay. So the factum of every case, circumstances under which the alleged offense was committed will decide the course of action. Correct. एंड सेकेंडली एक दूसरा मुद्दा है कि प्रॉमिस टू मैरिज के बड़े केसेस आते हैं कि जी लड़के ने मेरे से प्रॉमिस किया शादी करेगा, एंड अंडर द गार्ब ऑफ दैट प्रॉमिस ही कमिटेड द रिलेशंस विद मी एंड नाउ ही इज डिनाइंग टू मैरी। तो उसमें भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द बॉय इज सेइंग कि भाई वो शादी नहीं कर सकता। इसमें हमारे लेजिस्लेचर ने एक बहुत अच्छा काम किया है, अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें प्रॉमिस टू मैरिज का एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया है। ओके। अब एक मेरे को केस ध्यान आ रहा है कि लड़के ने लड़की से वादा किया कि वो शादी करेगा, बाद में उसने मना कर दिया, लड़की ने रेप का केस लगा दिया। कोर्ट ने बोला कि भाई जब इनकी कुंडली मिलाई गई तो पता लगा कि लड़की मांगलिक है। इस ग्राउंड पे वो प्रोसीडिंग को आइदर क्वॉश किया और ही गॉट एन एक्विटल, because there the denial was the genuine denial. It cannot be said that the girl was actually cheated under the pretext of that promise. Okay. तो काफी ये सब सर, मतलब इतने ज्यादा फनी केसेस भी रहते हैं, हम लोग डील करते हैं इन सब चीजों से। तो आपके कोई ऐसा आया केस काफी जो अजीब रहा हो, जिसके अंदर you were supporting the client but then the evidence turned out something कि in which you know that your client is guilty? तो ऐसा कोई केस? See, when I pick up the file, I never,
think of the aspect whether my client has committed the offense or he has not committed the offense. I'm only with the definition of the offense. My job is to save my client. Correct. If I, in the back of the mind, if I'm thinking that my client is the guilty person, I will not be able to defend him properly. So I never think of this aspect, whether he is guilty or he is not guilty. And it will be improper for any lawyer to think, to go into the aspect of guilt. हाँ, सही बात है. तो सर जैसे ये अब जो हमें पता लगा, ये जो आपने ये बुक लिखी है जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ ओपिनियन विज़ हैंडराइटिंग एंड वॉइस, तो सर हाउ विल दिस हेल्प इन द एविडेंस गोइंग अहेड? सी, इस बुक की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे सर, सो इन 2020 April, when COVID first wave was at peak, correct, and we had a complete lockdown across the country. At that time, होता क्या था कि बेल मैटर्स होते थे, हाई पावर्ड कमिटी की गाइडलाइंस थी. क्वेश्चन वाज वेदर द पिटिशनर और माय क्लाइंट वाज फॉलोइंग विद इन द HPC गाइडलाइंस और नॉट. वो मैटर्स हमारे 11 साढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक ओवर हो जाते थे. अब 12 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे 8 बजे तक का टाइम क्या करना है, क्योंकि पिछले समय में काम करने की ऐसी आदत हो गई कि हम खाली नहीं बैठ सकते. तो वहां पर आइडिया आया मेरे को कि मैं कुछ जो अपना टाइम है इसको यूटिलाइज करूं. कैसे यूटिलाइज करूं ये समझ नहीं आ रहा था. तो लकीली मेरे पास एक केस आया, एक CBI इन्वेस्टिगेटेड मैटर था. माय क्लाइंट वाज ए प्राइवेट पर्सन and the only evidence against him in that case was the opinion of the handwriting expert, and that case was at the stage of argument on charge. It was pending before the Rouse Avenue Court. मैंने वो केस टेकअप किया और आई थिंक उस समय सेकेंड वेव चल रही थी, लॉकडाउन था उस समय भी, वर्चुअल कोर्ट्स होते थे. तो रिसर्च करते करते मैं इतना ज़्यादा घुस गया इस सब्जेक्ट के अंदर. तो मैंने डिसाइड किया कि जब मैं इतना पढ़ ही रहा हूँ और मेरे पास समय भी है अभी, मुझे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो लगभग 1.5 साल लगा इस बुक पे जो मैंने वर्क दिया अपना, ये जो मैंने कंट्रीब्यूट किया. तो अपना जो भी नॉलेज मैंने विद माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द ट्रायल्स दैट आई वाज पार्ट ऑफ, एंड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग COVID-19, उस सब का जो भी एक्सपीरियंस आया, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग आई, वो मैंने इस किताब के अंदर डाल दिया. और वो अच्छा हुआ कि उस समय पर वो समय इस्तेमाल हो गया, एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया. तो आई एम फॉर्चुनेट, गॉड गिव मी दैट काइंड ऑफ थिंकिंग. तो सर मतलब इस बुक के थ्रू अगर whom will this book help, the practicing advocates or the law students? किसके लिए ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगी? See, there are questions which ponder upon in every case, with relation to handwriting. For example, whether a conviction can be based solely on the evidence of expert of handwriting or not. That is one question. The book will answer it. It is, a very good book for the defense lawyers. Okay. And equally good for the prosecution side. Because it covers all the aspects of, expert's opinion, qua handwriting. When 293 CRPC will be applicable, when it will not be applicable. When the witness is not examined before the court, whether the opinion is admissible or not, the book is going to answer it. When can the court adopt the role of the expert under 73 of the Evidence Act? Right. When is the expert opinion under Section 45 Evidence Act is admissible? When it is not relevant. Suppose in case we don't have the expert opinion, when is the evidence of the person acquainted with someone's handwriting is relevant? The book is going to answer everything with respect to handwriting. And I have covered some bit of voice also. हाँ जी. तो वॉइस में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो इंक्रिमिनेटिंग पार्ट बुलवा लेता है. मतलब अगर हमारे पास एलिजेड जो हमारे डिस्प्यूटेड टेप्स हैं उसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन है, IO आकर बोलेगा कि भाई आप यही चीज को बोल दो, ये बुलवाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. Number one. Okay. If he is compelling the client, if the sampling is not voluntarily, then in that case it is unconstitutional. If it is voluntary,
then it can be relied upon. So book has covered, different aspects of evidence with respect to voice and handwriting. So I hope when you read it, हाँ. you will like it. सर एक बहुत अजीब सी चीज होती है, जैसे अब हम लोग भी बहुत अभी यंग लॉयर्स हैं सर, वो ये होता है कि सर कोई हमारे पे क्लाइंट आया तो सर फीस कैसे डिसाइड की जाए। मतलब अब आप लोग तो सर इतने टाइम से हैं, 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो हाउ शुड द फीस फॉर एनी केस शुड बी डिसाइडेड। सी इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन है। राइट, मे बी ही इज ए वेरी पुअर पर्सन फ्रॉम द डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको हमें हेल्प करना चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग, and every young lawyer, I will advise every young lawyer to be open to pro bono litigation. Okay. Secondly, अगर कोई affluent class से आपके पास आ रहा है और मार्केट में litigation सेक्टर में अगर आपका नाम बिल्ड अप हो रखा है, if people know कि भाई सिमरजीत is a good advocate, सिमरजीत is a relief bringing advocate, तो उस केस में वो अपना बजट पहले से डिसाइड करके आते हैं। ओके, कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे मिनिमम इसको वहाँ इतना देना पड़ेगा। वहां पर आपको भी रेस्ट्रेन करना पड़ता है खुद को कि आप हर किसी मैटर को टेकअप नहीं कर सकते। करेक्ट। सी प्रो बोनो इज वन पार्ट, ठीक है ना। फिर एक टाइम पर आपको डिसाइड करना पड़ता है, अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती है। करेक्ट। तो आप उसको जैसे बनाओगे वैसे बन जाएगी। सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि अब जैसे नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द टेक्नोलॉजी, मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन लॉ, तो सर व्हाट ऑल न्यू फील्ड्स ऑफ लॉ शुड अ लॉ स्टूडेंट टारगेट अपॉन, बिकॉज नाउ सिविल एंड क्रिमिनल आर द एवरग्रीन, आर्बिट्रेशन जैसे 2014 के बाद एक ग्रो करा, नाउ व्हाट शुड बी द न्यू अरीना ऑफ लॉ वेयर द लॉ स्टूडेंट्स शुड टैप ऑन। सी अभी क्या है कि स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा चल रहा है अभी, राइट। नए बिजनेसेस आ रहे हैं एंड मोस्टली ऑल दी स्टार्टअप्स दे आर कीन टू टेक देयर कंपनीज टू आईपीओस, एमसीएस इंडेक्स, थैंक्स टू शार्क टैंक। एक तो करेक्ट, थैंक्स टू शार्क टैंक। एक तो इसके अंदर एस्पेक्ट ये है कि आपको एमसीएस इंडेक्स में लिस्टिंग कैसे करानी है, या आईपीओ एक कंपनी को कैसे लेके जाना है, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देर सवेर एक आधी क्लाइंट आपके साथ ऐसा जरूर आएगा जो बोलेगा कि ही इज इंटरेस्टेड इनटू आईपीओ। ओके, जी बिजनेस भी तो छोटे से बड़ा बनता है ना, नॉट एवरीबॉडी इज सन ऑफ अंबानी। तो बिजनेस जो छोटे से बड़ा बन रहा है वो धीमे धीमे करके ऊपर उठेगा। कोई आपका क्लाइंट ही होगा, आपके साथ आइडिया शेयर करेगा कि भाई मेरी कंपनी है, मैं शूज मैन्युफैक्चर करता हूँ, मुझे अपनी कंपनी को आईपीओ में लेकर जाना है। तो वहां पर आपको बेसिक नॉलेज अगर है आप उस चीज को टैप कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, इससे रिलेटेड एक फील्ड है ट्रेडमार्क्स, आईपीआर। हाँ जी। तो ट्रेडमार्क का काफी इसमें डिस्प्यूट्स आएंगे, नो डाउट, क्योंकि कॉपी भी बहुत होते हैं। ठीक है जी, तो आपको ट्रेडमार्क लॉ पे भी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर डेटा राइट टू प्राइवेसी, इन चीजों के ऊपर भी आपकी अच्छी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। क्या बात है, दैट इज द की। सही है सर, एकदम। सर अब इसको पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए अब इसके बाद मेरे बाद सर अब मेरा को होस्ट जो है हिमांशु मक्कल एडवोकेट, सर अब वो आपके साथ थोड़ी सी बातचीत वगैरह करेंगे। आई एम सो प्लीज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिमरजीत फॉर द लवली ओपनिंग एंड लेट्स टेक दिस अहेड। सर जैसा आपने बताया कि आपका वन ऑफ द मेजर प्रैक्टिस एरिया इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो आजकल इससे रिलेटेड केस जो चर्चा में है वो है केजरीवाल का अरेस्ट, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सी दिस इज ए constitutional issue in my sight, and what happened in 2018, there was an amendment in the Prevention of Corruption Act, and subsequent to the amendment, Miss Kamini Law, who was the special judge CBI at T Hazari Court in I believe 2019, she referred one question of law, by way of reference. It is registered as criminal reference 1 of 2019 in the Delhi High Court. So she portrayed 4 questions there. One of the question was whether the Prevention of Corruption Amendment Act 2018 is constitutional or not. This is one of the questions
which is arising in the reference for consideration by the court. Now coming to Mr. Kejriwal's matter, he is being charged or investigated for offense under the amended law. And what is pending before the High Court is the constitutionality of that law. And in the reference and other around 20 around connected matters are there. High Court has said that if the judgment is pronounced and it is found that the petitioner is guilty, don't arrest anybody. The exact wording I believe is that the trial court can pronounce the final judgment. If the petitioner is convicted, he may be sentenced also, but he shall not be arrested till the further orders by the court. So when the constitutional is sub judice before the High Court, and High Court has restrained the lower courts in the petition pending before the High Court that none of the petitioners will be arrested, and the provisions for which the Chief Minister is being investigated also relates to the same amending act. Therefore, in my view, his arrest is also unconstitutional, since there is an order of the Honorable High Court in the connected matters. Number one. Number two, for the purpose of attracting the offense of Section 3 under the PMLA, Prevention of Money Laundering Act, the money trail to the accused must be established. How the money, came to the accused, how he handled the money, merely alleging a conspiracy under 120B of IPC is not sufficient. Some evidence of some nature should be there, that at any point of time money came to you, and how you layered the money, or how you converted the criminal proceeds into white money. That sort of evidence is necessary. It is lacking in this case. So, and number three, there is no direct allegation, or I would say there is no direct evidence that the Chief Minister received any pecuniary advantage or valuable consideration. So in light of these circumstances, my opinion is that the arrest would be illegal. This is my personal opinion. तो सर, आपका लॉ स्टूडेंट्स को लेके क्या एक पीस ऑफ एडवाइस रहेगा, वो अपने लॉ स्कूल के पीरियड को कैसे ऑप्टिममली यूटिलाइज करें? See, the period of the law school is the formative year for any law student. अपने फॉर्मेटिव टाइम में लॉ स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अटेंड करेंगे, जितना ज़्यादा जजमेंट्स को पढ़ेंगे, आजकल तो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, देयर आर एप्लीकेशंस इन दी मोबाइल, आपको हर शाम को अपडेट मिल जाता है कि आज कोर्ट में ये हुआ, आज कोर्ट में ये हुआ. जितना ज़्यादा उन जजमेंट्स को रीड आउट करेंगे, जितना ज़्यादा कार्व आउट करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ लॉज विच हैज़ बीन हेल्ड बाय द कोर्ट्स, उतना ज़्यादा उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा. क्योंकि इफ somebody plans to come into litigation after his law school, so one thing should be clear in the mind of the student कि initial 2 years at least ये एक तपस्या है. मैंने पहले भी बताया था. और 2 साल में आपको इतनी मेहनत करनी है जो आपने लॉ स्कूल में अगर नहीं करी है तो डबल करनी पड़ेगी, और अगर लॉ स्कूल में मेहनत करके आ रहे हो तो यहाँ मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी. इंसिडेंटली क्या हुआ कि जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पर मैं मैक्सिमम कोर्ट प्रोसीडिंग में अटेंड करता था. मेरी कोशिश रहती थी आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन मैं कोर्ट में जरूर चला जाऊँ. तो मैं कोर्ट में ऑब्जर्व करता था, मैं प्रोसीडिंग वॉच करता था, जजेस क्या कह रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं. वहाँ से एक जो दिमाग खुल जाता था कि भाई ऐसा भी होता है. अच्छा, 420 के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट ये भी आ सकती है, 471 यूजेज ऑफ ए फोर्स डॉक्यूमेंट, इस पे ये डिफेंस हो सकता है. तो कोर्ट की प्रोसीडिंग, लाइव जो प्रोसीडिंग्स होती है, आजकल तो फैसिलिटी है हमारे पास, वर्चुअल कोर्ट्स हैं, आपको कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है. आप लॉग इन करिए, वेबएक्स अपना डाउनलोड करिए, दिल्ली हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग नजर आ जाती है. तो इतने मतलब ग्रेसफुल पीरियड में आजकल लॉ स्टूडेंट्स हैं जो फैसिलिटीज हमारे टाइम पे नहीं थी. तो उस
फैसिलिटी को हर बच्चे को अपना यूटिलाइज करना चाहिए, प्रोसीडिंग वॉच करे, लाइव कोर्ट्स को अटेंड करे, वहाँ क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं एनआई एक्ट पे, क्या 420 पे आर्ग्यूमेंट हो रही है, उसका जो भी इंटरेस्ट है लॉ में उस कोर्ट की प्रोसीडिंग वॉच करना शुरू कर दे, उसका फ्रेम ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली बन जाता है। और दिस विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज प्रैक्टिस। तो सर ये जो बात हो गई, ये गाइडेंस होगी उन बच्चों के लिए, उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो लिटिगेशन में जा रहे हैं या लिटिगेशन में ही जाना चाहते हैं। अब वो बच्चा जो क्लियर नहीं है कि मैं लॉ पूरी होने के बाद कॉर्पोरेट में जाऊं या लिटिगेशन में जाऊं, उसको अपना व्यू क्लियर करने के लिए कॉलेज टाइम में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो श्योर हो जाए और बाद में उसका टाइम वेस्ट ना हो? देखिए जी, हर बच्चे को एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, इफ यू आर इनटू 5 years लॉ, तो एटलीस्ट 3rd ईयर तक या 4th ईयर तक क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है या क्रिमिनल लॉ में जाना है या लिटिगेशन में जाना है, ट्रेडमार्क करना है या कंपनी के मैटर्स करने हैं या इनकम टैक्स का करना है। कोई एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्लियर होना चाहिए। The first thing that I was taught at my law school, you must know everything about something and something about everything. तो आपको थोड़ा हर चीज के बारे में पता होना जरूरी है। उसमें एक डोमेन आइडेंटिफाई कर लो। जैसे हमने क्रिमिनल लॉ चूज किया, तो हम क्रिमिनल साइड की जजमेंट्स पढ़ते थे, क्रिमिनल साइड का कोर्ट अटेंड करते थे। वैसे ही डोमेन चूज करके अभी से उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। आप 1 साल 2 साल 4 साल तक मेहनत करेंगे, फिर आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। एक दिन में 1 साल में रिजल्ट्स नहीं आते। तो अपना डोमेन फाइनल करें वो 3rd और 4th ईयर तक, और वो शायद पॉसिबल है डिफरेंट फील्ड्स में इंटर्नशिप करके। करेक्ट। तो अपना कॉलेज टाइम के साथ वो स्मार्टली इन्वेस्ट करें ताकि वो थ्योरेटिकल पार्ट को भी उतना टाइम दे और इंटर्नशिप को भी उतना टाइम दे। करेक्ट। एज ए यंग लॉयर आपने अपनी प्रैक्टिस में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया? सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी, टेक्नोलॉजी इज ए पावरफुल टूल which was not available with the senior advocates. My senior, my mentor, he does not have the advantage of technology. क्योंकि अब उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, अब उतना सीखना डिफ़िकल्ट है। जो एडवांटेज हमारे पास है, हम जाते हैं SCC पर या किसी भी दूसरे सर्च इंजन पर, तो इमीडिएटली प्रेपोजिशन ली, जजमेंट निकाल लेते हैं। मेरे प्रैक्टिस में मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च पार्ट जो है वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी प्रैक्टिस बिल्ड करने में। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस है। व्हाट इज द लॉ commensurating with the facts, whether the law is in my favor or it is going against me, what is the new preposition of law that I may try to evolve in the court of law, वो सारी चीजें आपको पढ़ के पता लगेंगी जजमेंट से। अब आपको SCC में मैनुअल बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रेपोजिशन जाएंगे, अपने बुलियंस टाइप करेंगे और जजमेंट आपके सामने फ्रंट पेज पे निकल के आ जाएगी। टेक्नोलॉजी का ये एडवांटेज है और इसने आई थिंक रिसर्च पार्ट ने मुझे काफी हेल्प किया है। तो इससे कह सकते हैं कि एक चीज कि रिसर्च पार्ट में थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट होता है, जल्दी हम लोग एक बेटर रिसर्च कर लेते हैं। बट यही डिसएडवांटेज देखें कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे और बुक्स पढ़ते थे ढूंढने में, तो शायद हम 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ते थे। क्या ये डिसएडवांटेज हम इसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का? सी, मैं डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूंगा, ये आपका टाइम सेव करता है। अब सपोज करो कि आपका कल मैटर लगा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की जजमेंट ढूंढते हुए बुक में आपके सामने 302 की जजमेंट आ जाए, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट जजमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको डायरेक्ट जो चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए सॉफ्टवेयर्स काफी हेल्प करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, 4-5 कंपनीज हैं जो अपने अपने सॉफ्टवेयर्स को ऑफर कर रही है। तो रिसर्च आपका जितना स्ट्रांग है फॉर यंग एडवोकेट्स, आपको उतना ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए। You will sound good before the court if you are sound with your research. If you know what you are arguing is where is it emerging from, how the law evolved. If you know all these aspects, आपकी argument उतनी ज्यादा strengthen हो जाएगी। So as a lawyer हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं क्लाइंट जनरेशन के लिए,
और मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ हमें अपने एडवोकेट्स एक्ट के रूल्स को भी ध्यान देते हो कि वहाँ उसको भी ब्रीच ना हो, तो हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं इन सब एस्पेक्ट में? सी, आप एडवर्टाइज तो नहीं कर सकते, यू कांट सॉलिसिट दी वर्क ऑल्सो, because the Advocates Act, the BCI rules, they do not permit it. अब क्वेश्चन ये आता है मतलब either by way of technology or by any other mean, your specific question which I could understand is that how to increase the clientele, right? तो इसमें मेरा एक मंत्रा है, your network is your net worth. आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, लोगों से आप जितना मिलोगे वर्चुअली और फिजिकली, उतना ज्यादा आपके पास में क्लाइंटेज आएगी। तो आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल बनाओ, अपना जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है यू कैन पोस्ट देम देयर, और वहां पर लोगों के बीच में ऑटोमेटिकली एक वर्ड जाता है कि भाई somebody somewhere is doing this, राइट। हैशटैग का एक बहुत अच्छा यूज है। अगर आपका हैशटैग किसी सर्च में आ जाता है तो आपकी पोस्ट उस सर्च में आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आप यूज करते हो, वेदर यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन रील्स और यू आर यूटिलाइजिंग द टाइम, यू आर राइटिंग आर्टिकल्स, posting them on LinkedIn, you are writing article, posting them on your blog, it is up to you. Technology, it is a two-way sword. आपको एडवांटेज भी है उसका, और यही आपका समय भी खराब कर सकती है, राइट। बाकी फिजिकली लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। इसमें आप नहीं करा रहे हो पब्लिसिटी, वो ऑटोमेटिकली लोग तारीफ कर रहे हैं, भी हमारा एडवोकेट था, उसने हमें ये रिलीफ दिला दिया। बेसिकली एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता है, और उनके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सारी वहीं खत्म हो जाती है। तो शायद इसलिए वर्ड ऑफ माउथ का ज़्यादा वेटेज दिया गया है यहाँ पे हमारे प्रोफेशन में। सर, एडवोकेसी इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बट कई बार देखते हैं हम कुछ एडवोकेट्स फेम के लिए या पैसे के लिए इस प्रोफेशन की नोबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये कितना सही है, कितना गलत? सर, इस चीज पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बताऊंगा कि व्हेन यू पिक अप ए मैटर, डोंट डू इट फॉर फेम, डोंट डू इट फॉर मनी, decide to argue a case when you actually find a cause in it, when you know that the proposition which you want to argue is a settled law by the constitutional courts, or you find that there is a preposition of law involved in the case which you can actually try to evolve in the court of law. If you are satisfied, if there is a cause of any nature in the matter, आप उसको कर सकते हो, बट सोनली पैसे के लिए या सोनली नाम के लिए उस क्राइटेरिया पे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लॉयर बीइंग ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर कितना कमा सकता है? सी, स्काई इज द लिमिट। एडवोकेसी में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप मंथली 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे या 4 लाख कमाओगे। आपकी कॉम्पिटेंस डिसाइड करेगी, आप किस तरीके के एडवोकेट हो वो डिसाइड करेगा, आप क्लाइंट्स की नजरों में कैसे एडवोकेट हो वो फैक्टर डिसाइड करेगा। बट इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत रीडिंग होती है, एनालिटिकल माइंड होता है, आप कितना अच्छा अपने केसेस को प्रेजेंट करते हो। तो धीमे धीमे करके जब आपका नाम बन जाता है इंडस्ट्री में, तो क्लाइंट चाहता है कि भाई मेरा केस मेरे को आपसे ही कराना है। क्लाइंट स्पेसिफिकली आपका नाम ढूंढेगा, गूगल से आपका एड्रेस निकाल के आएगा। तो जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जैसे जैसे आपका नाम बिल्ड होगा इंडस्ट्री के अंदर, उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी जो फीस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ये मैं विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि स्टार्टिंग जब मैंने करी थी, मैं प्रो बोनो मैटर्स बहुत करता था। मैं अगर सच बताऊं तो 95% केसेस मेरे प्रो बोनो थे उस समय पर, 2016-17 में। धीमे धीमे करके मैंने बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के बिल्डर्स को भी रिप्रेजेंट किया, और शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, किसी की फैक्ट्री में आग लगी थी, उसकी बेल कराई, उसका ट्रायल भी किया, और धीमे धीमे करके ये सब चीजें होती हैं। क्लाइंट देखता है कि भाई जो एडवोकेट है वो मेहनती है, काम अच्छा कर रहा है, रिलीफ ब्रिंगिंग एडवोकेट है, तो आपके साथ जुड़ जाता है।
और आपके नाम को 10 लोगों को और रिकमेंड करता है। इसलिए किसी भी क्लाइंट को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको सीरियसली लेना है। गरीब का भी काम उतनी ही मेहनत से करना है जितना आपको कोई 1 करोड़ या 10 लाख या 50 लाख रुपए की फीस दे रहा है, उसके लिए करेंगे। तो कभी भी उस चीज में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ से मुझे पैसे नहीं आए तो मैं इसमें मेहनत नहीं करूंगा। वो एक गलत चीज है, वो मॉरली भी गलत है और वैसे भी गलत है। आपको इक्वल एफर्ट्स देने हैं दोनों ही सिनेरियोज में। इससे धीमे धीमे करके आपका नाम बिल्ड होगा, परमात्मा आपके साथ है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, आप धीमे धीमे करके ऊपर उठ जाएंगे। Thank you so much, sir, for your time. It was a very insightful session with you, sir. थैंक यू, और hopefully हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।